हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से केस स्टडी भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो टोटल बेटा 12 फंक्शंस हैं। ये बेटा आपका 3 मार्क्स का भी आता है, कोई भी बीच में से, जैसे केस स्टडी बन गई, बीच में से 2-3 पॉइंट पूछ लेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर है, आप इसे लाइन वाइज लर्न करो। लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर लर्न भी करवा दूँगी बाय ट्रिक्स। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है बेटा? मार्केटिंग का मीनिंग हमने कर लिया था, क्लियर है, वहाँ पे लर्न भी करवाया था। अभी आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे वन बाय वन, आफ्टर दैट इसे लर्न करवाऊंगी। क्लियर है? ओके। फर्स्ट पॉइंट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बेटा जब भी हम क्या करते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा उससे पहले। तो प्रोडक्ट क्या बनाए, कैसा प्रोडक्ट बनाए, उसके लिए हमें मार्केट में क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नेसेसरी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल हो। प्रोडक्ट बना के हमने स्टोर करके रख लिया, क्या मोटिव हुआ? कोई मोटिव नहीं है उसका। तो सबसे पहले अगर आपने मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट में सेल को अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, प्रोडक्ट की गुडविल बनानी है, तो ज़्यादा बेटर है पहले आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन लो कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छे से सेल होगा, किसकी नीड एंड वांट मार्केट में अच्छी है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे अबाउट द मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में। हमारे कौन कौन से कस्टमर्स होंगे, हमारे कौन से कस्टमर हैं जो डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, कॉम्पिटिटर्स है, एनवायरनमेंट है, इन सब की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है। इसके अंदर बेटा एक और पॉइंट आता है कि जब भी आप मार्केट इन्फॉर्मेशन लेते हो तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है स्वोट को, SWOT। स्वोट क्या होता है? चलो पहले हम स्टडी करते हैं स्वोट क्या है। एस मीन्स क्या होता है बेटा? स्वोट क्या है? सबसे पहले एस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ। W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। SW स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है बेटा कंपनी के अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट। कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो है स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपनी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, थ्रेट होती है। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो ब्रांड इमेज है, कंपनी की जो रेपुटेशन है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस, कंपनी की खुद की कुछ वीकनेस तो होगी ना। क्लियर है? अगर हम बात कर रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है और बहुत सारी थ्रेट्स भी होती है। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। कोविड टाइम में, कोविड में क्या था बेटा, मास्क की और आपके सैनिटाइज़र की डिमांड क्या हुई, सडनली इंक्रीज़ हुई। तो उस टाइम पे कंपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है, मास्क बनाती है, सैनिटाइज़र बनाती है, तो उनकी सेल क्या हुई, इंक्रीज़ हुई काफ़ी, है ना। तो वो उनके लिए क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि उनकी सेल क्या होगी, एकदम से उन चीज़ों की इंक्रीज़ होगी। बट थ्रेट किन के लिए था? काफ़ी ऐसी कंपनीज़ भी थी जो काफ़ी शट डाउन हो गई थी, तो उनके लिए जो कोविड आया था वो क्या था, थ्रेट बन के आया था। ठीक है, काफ़ी पर्सनस की, काफ़ी पीपल की क्या हो गई, जॉब भी लॉस्ट हुई। ठीक है, तो वो क्या था, थ्रेट ही था उनके लिए। क्लियर है? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी होता है जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, उसे एनालाइज करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसी कंपनीज थी जो अपना प्रोडक्ट सिर्फ फेस टू फेस सेल करती थी अपने कस्टमर्स के साथ, बट जब कोविड आया उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मार्केट की कंडीशन को समझा कि भाई हाँ भाई अब क्या है, यहाँ पर फिज़िकल मीटिंग कंपलसरी नहीं है, हम नहीं मिल सकते, कस्टमर को हम इस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने मार्केट को अंडरस्टैंड किया, उसी टाइम क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी। क्लियर है?
तो ये मार्केट में क्या होती है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों मिलती हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करके उसी टाइम क्या है, खुद को चेंज करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा हमें गैदर करनी होती है। तो जब भी हम अपना न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सेटअप करते हैं, उस टाइम पे हमें स्वोट को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, उसे अडेप्ट करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बहुत नेसेसरी है। क्लियर है? तो जब भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, एनालाइज की जाती है, तो हम यहाँ पर कस्टमर्स को देखेंगे, अपने स्वोट को एनालाइज करेंगे। क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग प्लानिंग। हमने यहाँ पे स्वोट एनालाइज कर लिया, कस्टमर्स की नीड एंड रिक्वायरमेंट को अच्छे से चेक कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर्स देख लिए, वो सब कुछ हमने चेक कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें प्लानिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है कि यहाँ पर हमने क्या किया, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मार्केटिंग प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए। प्लान किस तरह के, टारगेट मार्केट डिसाइड करेंगे। टारगेट मार्केट क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मैंने मान लो किस तरह का प्रोडक्ट, मान लो मैंने प्रोडक्ट बनाना, अपैरल का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, गारमेंट्स बनाने हैं। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है कि क्या मैं प्रोडक्ट मैन के लिए बनाऊं, वीमेन के लिए बनाऊं, कौन से एज ग्रुप के लिए बनाऊं, किड्स के लिए बनाऊं, क्लियर है, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं, या फिर टीनेजर्स के लिए प्रोडक्ट बनाऊं। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये बेटा क्या होता है, मैंने टारगेट मार्केट, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, टीनेजर्स है, इन्फेंट्स है, किड्स है, सीनियर सिटीजन्स है। तो ये सब हमें क्या है, टारगेट मार्केट। हमने किसको टारगेट करते हुए, टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद बेटा मार्केटिंग मिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट है, प्राइस क्या रखेंगे उसकी, क्या प्लेस होगा उसका, कहाँ कहाँ हम उसे सेल करेंगे, किस तरह से प्रमोशन करेंगे। तो ये सारे डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और अपने बजट को डिसाइड करेंगे, उसके रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा प्रोडक्ट की हमने प्लानिंग कर ली, मार्केटिंग की प्लानिंग कर ली हमने, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। बेटा प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पता है क्यों? अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपको पता है वो मेरे काम का नहीं है, ठीक है, मेरे लिए इररेलेवेंट है, बट वो इतना अट्रैक्टिव है ना, उसे देखते ही मेरा मन कर गया कि हाँ मैंने वो प्रोडक्ट लेना है यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, भले ही वो मेरे लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं उसे परचेज़ कर लेती हूँ। क्लियर है? तो ये क्या होती है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग। इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग तैयार करो प्रोडक्ट की कि कस्टमर देखते ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। क्लियर है? तो उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, स्टाइल, ब्रांड, पैकेजिंग, ये सब डिज़ाइन में आता है। इन सबको हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है, बनाना है। क्लियर है? इनके रिगार्डिंग हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिर से बोल रही हूँ, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्लियर है? उसकी डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बेटा इनमें ना डिफरेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन अलग होता है, तभी एंड वर्ड यूज़ किया ना, एंड ग्रेडिंग अलग है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, आपने क्या किया है, प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए कुछ प्री डिटर्मिन स्पेसिफाई किया उसे। ठीक है, यूनिफॉर्म क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है आपने उसे, तो आप क्या करोगे, उसे स्टैंडर्डाइज करोगे। जैसे अभी मैंने आपको गारमेंट्स का एग्जांपल दे रही हूँ। गारमेंट्स में बेटा किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह के, अब जैसे मान लो एक्सल साइज़ आता है, साइज़ की बात करते हैं अगर, डबल एक्सल है, एल है, एम है, तो ये क्या यूनिफॉर्म नेचर के बन गए। जैसे अब सारे एल साइज़ के अलग है, एम साइज़ के अलग है, एक्सल अलग है, डबल एक्सल अलग है, तो वो यूनिफॉर्म क्वालिटी बन गई। क्लियर है? अब मुझे क्या बार बार पहन के चेक करूँगी मैं कि हाँ मैंने मान लो मैं कह रही हूँ मेरे एक्सल साइज़ है, तो मैं क्या सारे पहनने की मुझे नीड है, नहीं ना। तो दैट मीन्स ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूस करता है इंस्पेक्शन को, टेस्टिंग को और इवेल्युएशन को। ठीक है, तो ये क्या करता है, एश्योरेंस देता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है,
प्राइस के बारे में और पैकेजिंग के बारे में। अब आपने देखा होगा एल के प्राइस थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एम का प्राइस अलग है और एक्सेल का और डबल एक्सेल के प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। क्लियर है? तो ये सब हमें हेल्प करता है क्वालिटी को चेक करने में और रिड्यूस करता है इंस्पेक्शन को, टेस्टिंग को और इवैल्यूएशन को। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को डिटरमिन कर रहे हैं। क्लियर है? उसके साइज़ के रिगार्डिंग कह लो, क्वालिटी के रिगार्डिंग, कलर के रिगार्डिंग। काफ़ी बचता है ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, ऐसे सूट्स वगैरह है, ऐसे ड्रेसेस है जिसका सेम ही कलर, एक ही कलर आता है, तो उनका क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स है ना कि हाँ हमने इसी कलर का बनाना है। ठीक है? ताकि वो प्रोडक्ट क्या पता उसी कलर में ही अच्छा लगता हो। ठीक है? ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है बेटा, ग्रेड देना प्रोडक्ट को। A1 क्वालिटी है, B1 क्वालिटी है, C ग्रेड है, ताकि उससे प्रोडक्ट की क्या, उसकी क्वालिटी पता चल जाए। ठीक है? उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है? उसके साइज़ को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? ये हमारा क्या होता है, ग्रेडिंग। जैसे बेटा ग्रेडिंग मेनली ना जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें बहुत यूज़ होता है। कैसे? अब जैसे आप एग्जांपल ले लो ग्रेन का, कनक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है? ग्रेन उसको क्या होती है बेटा, अलग अलग वेराइटी की आती है वो। अब जैसे चावल है, राइस है, राइस के बेटा अलग अलग क्या है, वेराइटी है। काफ़ी अच्छे चावल भी आते हैं, एक थोड़े क्या होते हैं ठीक ठाक से होते हैं, एक क्या होते हैं काफ़ी टूटे फूटे होते हैं, उसके अंदर टूटे। तो ये क्या होते हैं बेटा, सारे क्या होते हैं, ग्रेडिंग के एग्जाम्पल है। क्लासीफाई किया जाता है प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब आपको ये भी पता है अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस भी आपको क्या पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ग्रेडिंग क्या करता है, इनमें हेल्प करता है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिवाइड किया, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी डिसाइड किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे बेडशीट का एग्जांपल ले लो, बेडशीट के भी क्या होते हैं, साइज़ आते हैं, किंग साइज़ है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ है। ठीक है? तो ये बेटा क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिन करने में। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या किया हमने, अलग अलग उसके क्या किए, साइज़ को डिफ्रेंशिएट किया, उसकी क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट किया, उसके डिज़ाइन को डिफ्रेंशिएट किया। ग्रेडिंग क्या होती है, उसके अंदर हमने क्या किया है, उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया है, प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया है। क्लियर है? अब जैसे एक ही तरह के क्या आती है, शर्ट है, टी शर्ट है, बट उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं। किसी और अगर आप शॉप पे जाओगे उसके रेट क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, किसी और शॉप पे वही क्या है, कम रेट के मिल रहे होते हैं। अच्छा चलो तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ ग्रेडिंग का ही। अब जैसे एक सूट है, अमेज़ोन पे देखोगे आपके उसके रेट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हम मीशो की बात करें, फ्लिपकार्ट पे क्या होंगे, मिड से रेट होंगे। और अगर हम बात करें मीशो पे, उसके रेट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लो होंगे, है ना? तो ये क्या है बेटा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अब क्या लो अमेज़ोन पे मिलते हैं, हम वैसे ही बता रहे हैं, बात कर रहे हैं हम। ठीक है? तो ये क्या है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले तो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, रिलाई करते हैं अमेज़ोन पे। ठीक है? तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्राइस क्या हो गए उसके, ज़्यादा हो गए। ठीक है? तो ग्रेडिंग का एग्जांपल दे रही हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट को क्या किया है, उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया है, क्लासीफाई किया है। क्लियर हुआ? इससे क्या होता है, वो प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है, लोगों का क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है? जो क्वालिटी को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग बेटा अभी आपको बताया था, पैकेजिंग क्या होती है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो उसमें पैकेजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है? अब जैसे ऑयल है, घी है, वो किस में आता है, टिन में आता है। ठीक है? तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। पैकेजिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी अच्छी होगी, लोग उतने ही अट्रैक्ट होंगे। पैकेजिंग क्या होता है, डिज़ाइन करना, डेवलप करना पैकेज को फॉर द प्रोडक्ट। बट लेबलिंग क्या है, लेबलिंग बेटा हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी पढ़ा था। अगर हम राइट्स की बात करें, हमने राइट्स लर्न किए थे 6, उसमें एक राइट आता है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म के अंदर क्या था कि कस्टमर को ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड, यस और नो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें कहाँ से मिलेगी, लेबलिंग से मिलेगी।
प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चर किसने किया है, मार्केटिंग कौन कर रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कब हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में मिलती है, लेबलिंग पे। तो लेबलिंग क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है बेटा, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल नेम देना, जो प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और कस्टमर्स की लॉयल्टी को क्या करता है, बिल्ड करता है। अब तुम्हें ना ब्रांडिंग का एक एग्जांपल देती हूँ, कोलगेट। अब आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि टूथपेस्ट कर लो, क्या बोलेंगे, कोलगेट कर लो, जाओ जाके पहले कोलगेट करके आओ। यस और नो, बच्चों को बोलते हैं कई, ठीक है। ये क्या है, ब्रांडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसी एडवर्टाइज करना कि ब्रांड को ऐसे प्रमोट करना कि बस यही प्रोडक्ट ही यही है, नेम ही यही है। क्लियर हुआ, ये क्या होती है ब्रांडिंग, इतनी अच्छी एडवर्टाइज देना कि ब्रांड का नेम बिल्कुल फेमस कर देना। क्लियर है। तो ब्रांडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को एक ऐसा नेम देना जो कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग करता है और क्या करता है, सेल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले जब भी ब्रांड नेम रखते हैं तो आपको इस तरह से ब्रांड नेम प्रोनाउंस करने में इजी हो। क्लियर है, ताकि हर एक पर्सन उसका नेम इजीली ले पाए। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। 1 सेकेंड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करवाओ, काफ़ी हैप्पी रहेंगे कस्टमर्स। उनकी कंप्लेंट को हैंडल करो, उन्हें क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड करवाओ, प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। 0% इंटरेस्ट रेट पे घर ले जाओ प्रोडक्ट, बाद में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पे करो। रिपेयरिंग, गारंटी प्रोवाइड करना, ठीक है। मेंटेनेंस, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा बेटा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की एक ब्रांड की लॉयल्टी इंक्रीज होगी, बिल्ड होगी। क्लियर है, ये होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आफ्टर सेल सर्विसेज बेटा देना मैंडेटरी है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स। जो आपके बेटे क्या होते हैं, ये जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, इनमें आफ्टर सेल सर्विसेज देना मैंडेटरी है। वो ज़रूरी है ताकि कस्टमर क्या रहे, हमारे प्रोडक्ट से अटैच रहे, जुड़ा रहे, ठीक है। जितने ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उतनी ही ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी और सेल इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस। प्राइस क्या है, कंसिडरेशन। अगर आप किसी पर्सन को, कस्टमर को सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, तो इन रिटर्न भी तो कुछ एक्सपेक्ट करोगे, यस और नो। वही क्या होता है, प्राइस होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। डिमांड और सेल से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमें कॉस्ट भी कंसीडर करनी पड़ती है कि हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है। डिमांड भी बहुत मैटर करती है। डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस है प्राइस भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा प्राइस हमें उतने ही डाउन करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा सेल मेन मोटिव है या प्रॉफिट मेन मोटिव है। अगर आपको सिर्फ सेल इंक्रीज़ करनी है तो ज़्यादा बेटर आप डिस्काउंट्स वगैरह दे के प्राइस को कम करो, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। बट अगर आपका मेन मोटिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो फिर आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हो कि आपको सेल्स इतनी नहीं करवानी, लेकिन आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोट करना प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे प्रोडक्ट उतना सेल होगा, ठीक है। हमने सेलिंग कंसेप्ट पढ़ा था, अग्रेसिव सेलिंग, याद है आपको। बट यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रही कि अग्रेसिव सेलिंग करो, लेकिन प्रोडक्ट को इस तरह से अट्रैक्ट करो प्रोडक्ट के लिए कि वो खुद क्या हो, आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। इन्फॉर्म करो अपने प्रोडक्ट के बारे में,
उनको परसुएड करो, बढ़ावा दो कि हाँ आप ये प्रोडक्ट लो, हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर क्यों है, जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है उनसे बेटर क्यों है, क्यों वो आपका प्रोडक्ट ले, उन्हें कन्विंस करो, ठीक है। उन्हें रिमाइंड करवाओ अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार, ठीक है, थ्रू ईमेल, थ्रू SMS, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। बेटा कौन कौन से प्रमोशन के टूल्स है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, डिटेल में बेटा ये चारों पॉइंट्स हम करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोडक्ट की आपने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया, उसे बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करवा पा रहे, जहाँ प्रोडक्ट की नीड है वहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक है। क्या आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? नहीं होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना आपके प्रोडक्ट को, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की, मैन्युफैक्चरर की, क्लियर है। तो ये पॉसिबल है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाए, क्लियर है यहाँ तक। इसमें हमें डिसीजन लेना है कि हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, स्टोर कैसे किया जाएगा, वेयर हाउसिंग कहाँ कहाँ होंगे, इन्वेंट्री कितनी रखनी है, कि कितनी कम से कम होनी चाहिए, ये सब बेटा हम डिसाइड करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्ट को टाइमली ट्रांसपोर्ट भी करवाया जाए, उसकी फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बेटा आजकल तो इतनी ऐप चली हुई है, अब मीशो देख लो, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट्स है, ठीक है, डियोड ऐप है, ये बेटा एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन के। मैन्युफैक्चरर से ये कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्रिएट होती है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है, जो पोजेशन है, अधिकार है, वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, पोजेशन। प्लेस यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्ट को बाय ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस यूटिलिटी बाय ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट को फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना। टाइम क्या है, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना इन द वेयर हाउस, ताकि टाइमली प्रोडक्ट क्या हो सके, कस्टमर तक पहुंच पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट आज मंगवा रहे हैं, हाँ जी हम अभी मैन्युफैक्चर करेंगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, 10 दिन बाद आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, नीड आज है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिनिमम आपका स्टोर भी होना चाहिए, ताकि टाइमली अगर कस्टमर को नीड है तो टाइम पे वो क्या हो सके, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच पाए, क्लियर है ये वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। प्रोडक्ट को बेटा स्टोर करना भी ज़रूरी है, प्रॉपर एक वेयर हाउस भी बना होना चाहिए। ये टाइम गैप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम गैप है, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट क्या हो, स्मूथली फ्लो कर पाए, ठीक है, डैमेज ना हो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम वेयर हाउसिंग की वजह से ही ये सब कुछ क्या पॉसिबल कर पाएंगे। प्रोडक्ट को वेयर हाउस में क्या हो, ईजिली संभाल कर रखो, ताकि वो डैमेज ना हो और टाइमली कंज्यूमर तक, कस्टमर के पास पहुंच पाए, क्लियर है ये वाला। ये है बेटा हमारे टोटल 12 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स थे, सबसे पहले मार्केट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सारी मार्केटिंग उसमें प्लानिंग करो, प्लानिंग करने के बाद में प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दो, डिज़ाइन हमने कर लिया, उसके बाद उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, ठीक है, किस किस तरह के हमने प्रोडक्ट बनाने हैं और उसकी ग्रेडिंग, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी और यूँ में से चीप क्वालिटी। आफ्टर दैट पैकेजिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करके उस पर क्या लगाएंगे, लेबल लगाएंगे, लेबल के साथ साथ उस पर ब्रांड नेम देंगे कंपनी का। उसके बाद में हम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी देंगे उन्हें। फिर हम उसके प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करेंगे, प्राइसिंग के बाद में उसे प्रमोट करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स को और वेयर हाउसिंग में रखेंगे। टोटल ये 12 पॉइंट्स है बेटा, ठीक है। आप इसे लर्न कैसे कर सकते हैं बेटा, इससे मैंने लर्न किया है कौन सी ट्रिक के साथ
थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसकी जो ट्रिक है वो मैंने ली है, एक मिनट बेटा ये सारा इरेज करती हूँ। इसकी जो बेटा मैंने ट्रिक ली है वो ली है GM PS PB PBC P TS। देखो, गुड मॉर्निंग पीटी सर पर बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखो इसे स्टोरी की तरह बनाओ। जैसे मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर बैठा है, ठीक है, केमिस्ट्री का टीचर बैठा है। एकदम से कौन एंटर हुआ? पीटी सर आए, ठीक है। जब केमिस्ट्री बच्चे पढ़ रहे हैं उसी टाइम पीटी सर आए। पीटी सर कहते हैं भाई ये तो मेरा लेक्चर है, मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को, ठीक है। उस टाइम पे केमिस्ट्री वाले टीचर ने क्या बोला? गुड मॉर्निंग पीटी सर पर बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक लर्न हो गया? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? ठीक है, ये बेटा आगे वाले पॉइंट आपको लर्न हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? PPTS। आप इसे इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। फिर पीटी सर क्या बोल रहे? पर पीटी कौन सीखेगा? ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ ये सारे पॉइंट्स, अगेन सुनो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, एकदम से कौन एंटर हुए? पीटी सर एंटर हुए। तो केमिस्ट्री वाले टीचर क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग पीटी सर पर बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पे केमिस्ट्री सर की बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद में फिर पीटी सर क्या बोलते हैं? पर बच्चे पीटी कब सीखेंगे? ठीक है, कब का बेटा के हटा देना, ठीक है। ये बेटा एक ट्रिक है लर्न करने की, आप एक इसे स्टोरी की तरह लर्न कर लो, ठीक है। इसी बहाने आपको क्या हो जाएंगे? पॉइंट लर्न हो जाएंगे। अब देखो G फॉर क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। फिर मार्केटिंग प्लानिंग है। उसके बाद में P फॉर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग कर ली हमने, स्टैंडर्डाइज कर लिया प्रोडक्ट को। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसकी पैकेजिंग करेंगे एंड लेबलिंग है। फिर ब्रांडिंग है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो 3 P आते हैं, 3 P बेटा याद कर लेना। प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, S फॉर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। क्लियर है ये वाला? आप इसे एक और ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो। GM PS PBC। एक बेटा ये ना आप 3-4 बार बोलोगे ना ये वर्ड्स, GM PS PBC, ट्रिपल P TS। लाइन वाइज लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ बेटा। अगर आपने इसे रैंडमली लर्न करना है कोई भी, तो वो आप कैसे मर्जी लर्न कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप इसे लाइन वाइज ही लर्न करो। दैट्स वाई मैंने तुम्हें ये ट्रिक दिया, ताकि तुम्हें लाइन वाइज लर्न हो जाए। क्लियर है? क्या है? गुड मॉर्निंग पीटी सर पर बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर पीटी सर क्या कहते हैं? पर फिर पीटी कब सीखेंगे? क्लियर है ये वाला? चलो दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।